में सभी का स्वागत है। तो आज है 9 फरवरी 2025, लगभग 11 बज चुके हैं। तो मैं आ गया हूँ आपके सामने। छत्तीसगढ़ में आज पेपर हुआ था पीसीएस का, ठीक है। छत्तीसगढ़ पीसीएस सीजीपीएससी पेपर नंबर सेकंड मैथ्स का करवाने लग रहा हूँ। मैंने जीके का भी, और दोनों पेपर होते हैं ना, 2 पेपर होते हैं इनमें, तो दोनों के दोनों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा पे डाल दिया है। तो आप जैसे कि देख पा रहे होगे, देखो ये रहे सीजीपीएससी के। तो आप इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, इस पे सबसे पहले अपडेट मिलती है। तो आपको पता है मैं फेमस ही किसके लिए हूँ, कि बेस्ट कंटेंट के लिए। तो पहले क्वेश्चन कर लेते एक आधे, फिर करते हैं एक आधे और देखते हैं फिर, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, HCF LCM के इसमें 2 क्वेश्चन थे अच्छे, जो आपने जरूर करने चाहिए, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होता है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे ना, इससे पहले ये दूसरे वाला देखो। इसमें क्या दे रखा है कि तीन किसानों के पास इतने किलोग्राम इतने किलोग्राम चावल है। एक बैग की अधिकतम क्षमता क्या है, ताकि सभी चावल बराबर वजन वाले बैग में पैक किए जा सके। तो इसमें यही पूछ रखा है ना कि अधिकतम क्षमता। तो जब भी आए ना कि अधिकतम क्षमता पूछा आपसे या अधिकतम चीज पूछा है, तो हम निकालते HCF, ठीक है। अब 490, 588 और 882 का HCF क्या होगा। 200 तो अंतर है ना, 290 भी नहीं होगा, 350 भी नहीं होगा, तो 98 हमारा क्या होगा, इन तीनों का HCF होगा। जब भी आए ना अधिकतम, तो अधिकतम आए तो आपने कुछ नहीं करना, इनका क्या निकालना है, HCF, ठीक है। जब आए कम से कम, तो आपने कुछ नहीं करना, बस LCM निकालना है। आप ध्यान रखना, जब अधिकतम आए HCF, और जब कम से कम आए तो LCM, ठीक है। समझ में आ रहा है, अधिकतम HCF और कम से कम आए तो LCM, ठीक है। अब इसमें वही दे रखा है, लेकिन इसमें क्या रखा है, देखो उन्हें रखने के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी यदि कमरे में प्रतिभागियों की संख्या और उनकी भाषा समान है। तो इसमें संख्या पूछ रखी है, ठीक है। पहले HCF निकालना है। तो अब देखो 45, 75 और 135 का HCF कितना आ जाएगा, तो इसका HCF आ जाएगा 15, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे होता है, 15 गुणा में 3, ठीक है। तो ये 15 पापी है ना 75, और ये 15 निम्मा 135। अब क्या हुआ, से अधिकतम छात्र है ना, अधिकतम से अधिकतम छात्र कितने बैठ सकते थे एक कमरे में, तो 15 आता, ठीक है। लेकिन क्या रखा है, कितने कमरों की आवश्यकता होगी, ठीक है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना आपने, अगर स्टूडेंट पूछे होते अधिकतम से अधिकतम कितने बैठ सकते हैं एक कमरे में, तो 15, लेकिन यहाँ पर कह रखे कितने कमरों की। दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। समझ गए क्या कहा है मैंने, कि अगर अधिकतम से अधिकतम कहता है ना कितने बच्चे बैठ सकते हैं, तो आपने HCF लिखना था 15, ठीक है। अब कह रखे कितनी संख्या, तो जब भी संख्या है ना, तो ये जो रहेगी ना इनका जोड़ कर दो, तो 3 और 5 8 और 9 17, ठीक है। तो 17 हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। ये जरूर आता है SSC, रेलवे और CSET सारे की सारी जगह, ठीक है। तो अब दो LCM HCF वाले चैप्टर खत्म हो गया है। इतने ही क्वेश्चन थे, ज्यादा कुछ करने के लायक थे नहीं ना, और बहुत आसान थे। कई या कहता लेवल इतना था कि है ना, बस क्या ही कहूँ मैं, मतलब खतिये निचले लेवल के थे। और वो यार CSET में पूछ रखे, तुम भी नाश करने जा रहे हो थे। अब इसमें क्या रखा है, APGP का आपको पता है। AP कौन सी सीरीज होती है जिनके बीच का डिफरेंस बराबर होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस कहते हैं जिसको, ठीक है। अब क्या रखा है, असेंडिंग कौन सी टर्म है जो इन दोनों सीरीज की, एक तो यह सीरीज है 63 65 67 वाली, एक 3 10 और 17 वाली। तो असेंडिंग नंबर्स आर इक्वल, है ना, कि एक नंबर आएगा इन दोनों में वो इक्वल होगा, है ना। तो वो पद बताना आपने, जो नंबर बराबर होगा वो कौन सा पद होगा इन दोनों सीरीज का, वो बताना है। तो अब देखो, अब आपको पता है ये तो A होता है ना। D कैसे निकालते हैं, तो D क्या होता है, ये A2 ये A1, तो A2 माइनस A1, तो ये कितना आ गया हमारा 2, ठीक है। इसी तरह ये भी A है ना, ये इसमें का D कितना आ जाएगा, 10 में था 3 गया 7, ठीक है। तो दूसरे में था पहले वाला घटाना है, या तीसरे में था दूसरे वाला घटाना है, इनके बीच का डिफरेंस बराबर होता है AP में। अब क्या करना हमने, तो 63
जवा में हमने n निकालना है ना, n-1। अब d कितना है 2 इक्वल टू तो 3 है ना, जवा में n-1 और 7। ठीक है, अब ये 3 नून जाएगा तो 60 आ गया। ठीक है, अब ये नून जाएगा तो 63 और ये 5 n आ गया। ठीक है, तो 7 n और ये माइनस का 5 n, मतलब 5 n माइनस का 5 आ गया। ठीक है, खोल लेंगे जब ब्रैकेट, ये प्लस का साइन है यहाँ पे, ध्यान रखना। अब देखो 5 अगर कॉमन ले लेते हो तो 12 आ गया, 12 इक्वल टू n-1, तो n हमारा क्या आ गया 13। सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आसान था, एक और एपी का अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, अब ये थोड़ा है ना बच्चों को अटका देता है। क्वेश्चन आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं। अब देखो श्रृंखला 24, 21 और 18 के कितने पदों का योग 78 है, तो 78 बताना हमने। 78 इनका योग होना चाहिए। अब आपको पता है एपी के सम का फार्मूला क्या होता है, तो n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ओके, अब देखो जोड़ कितना है 78 इक्वल टू n बटे में 2, n ना तो निकालना हमने इक्वल टू अब 2a, तो 24 दूनी 48 जमा में n-1, d कितना है, d देखो 21 में था 24 गया है ना, a2 माइनस a1, तो कितना आ गया हमारा माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 3। अब देखो ये कितना आ गया हमारा, तो 156 है ना, इक्वल टू n इंटू में 48 जमा में n-1 है ना, और ये माइनस का 3। अब देखो यहाँ पर ऑप्शनों से आप कर सकते हो, वरना एक चीज देखो ये कैसे आता है 12 गुणा में 13। ठीक है, 13 13 13 तो आना ही चाहिए। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे 13 दिखाई दे रहा है, आप रखो एक बार रख के तो देखो है ना, 13 यहाँ पे 48 जमा में ये 12, तो माइनस का 36 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया 12। ठीक है, तो हमारा तुक्का वही चल गया और तो कुछ नहीं है, क्योंकि देखो 13 से कटने वाला मतलब 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है ना, तो यहाँ पे जरूर प्राइम नंबर बनना था, इस कारण हमारा 13 13 वाला तुक्का चल गया, 13 हमारा आंसर। ठीक है कई बार भाई ऐसे ऐसे भी मजाक हो जाते हैं आपके साथ। अब मेंसुरेशन का देख पा रहे हो, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के दोनों को आए हुए हैं, अलजेब्रा का भी आया हुआ है क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का इतना दिखाई नहीं दिया, ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं इसमें, इतनी ही है ही नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तांबे की छड़ को 18 मीटर लंबाई और एक समान मोटाई मतलब यूनिफॉर्म थिकनेस होगी, तो थिकनेस ऑफ वायर बताओ। मतलब आप तक कह रखी है, क्या बताओ आप थिकनेस ऑफ वायर। ठीक है, वायर की मोटाई बताओ। ओके, तो डायमीटर ही पूछ रखा है हमसे। ठीक है, थिकनेस ऑफ वायर। अब देखो क्या कह रखा है, एक कॉपर रोड है। अब कॉपर की रोड है ना, जिसका डायमीटर इतना है, तो इसके रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 सेंटीमीटर। लेंथ 8 होगी, तो ड्रामन 18 मीटर। ठीक है, वायर। अच्छा ठीक है, तो अब देखो, अब आपको पता है अगर इसको इसमें बदल दिया, ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। ठीक है, तो कॉपर की रोड है वो भी क्या की शेप में होगी, सिलेंडर। अगर ये चीज बनाई है या भी वायर की क्या है, सिलेंडर, तो पाई आर स्केयर एच इक्वल टू पाई आर स्केयर एच। ठीक है अब देखो पाई से पाई गया, तो आर का स्केयर कितना आ गया, 1/4 गुणा में 8 इक्वल टू आर का स्केयर निकालना हमने, तो मतलब यहाँ पे तो वो निकालना है ना। चलो आर का स्केयर, एच एच कितना दे रखा है 18 मीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में बदलो, 1800 आ गया। ठीक है, 4 तक काटो 2, 2 तक काटो 900। ठीक है, अब 900 इक्वल टू तो आर स्केयर गुणा में 900 है ना, उस तरफ जाके 1/900 हो जाएगा। ठीक है, अब आर कितना आ जाएगा हमारा, तो 1/30। ठीक है, हमें क्या रखे तार की मोटाई बताओ, तो भाई जो थिकनेस ऑफ वायर थी, तो थिकनेस का मतलब क्या होता है, एक एंड से दूसरी एंड तक की मोटाई। ठीक है, तो आपको पता है जैसे मोटाई है, तो मोटाई जैसे होगी है ना, इस एंड से इस एंड तक की, तो ये डायमीटर होता है। तो हमारा रेडियस कितना आ गया था 1/30, तो डायमीटर हमारा क्या आ गया, तो रेडियस का दुगुना करते हैं तो 1/15 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, देखो ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप एक बार पढ़ लो,
इसका मैंने एक इंग्लिश में भी कर रखा है, ठीक है, आपने हिंदी में देख लिया होगा। देखो ये रहा, ये रही फोटो, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अब गिवन फिगर है, इसमें रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। अब बी ए ओ, देखो बी ए ओ 25 डिग्री और बी सी ओ 35 डिग्री, तो एरिया ऑफ सेक्टर बताओ ओ ए डी सी का, ठीक है, ओ ए डी सी का एरिया ऑफ सेक्टर। अब एक चीज देखो, क्या चीज देखो आप, कि एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या चाहिए हमें, तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है। अब आपको पता है, देखो ये एंगल आपको बताना है कितना है, ठीक है। ये एंगल एक बार पता लग गया तो आप क्या कर दोगे, आसानी से कर दोगे, ठीक है, आसानी तो इसको कर दोगे। अब देखो ये 25 है, ये 35 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो 25 और 35 कितना आ गया, ये 40 ये 60 60, तो 180 में तक घटाओगे तो 120, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो आर्क है, ठीक है, ये क्या है, एक आर्क है जो, वो अगर सेंटर पे जो एंगल बनाती है, तो सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है ना, उसका दुगना किस पे बनता है, सेंटर पे बनता है, ठीक है। किस पे बनता है, सेंटर पे। अगर ये मान लिया थीटा है ना, तो ये कितना बनेगा 2 थीटा। अगर ये 120 है तो ये कितना बनेगा 240। बस हमारा क्वेश्चन खत्म। तो 240 बटे में 360 गुणा में पाई कितना था, 22 बटे में 7 है ना, आर स्केयर तो 7 था, 7 सेंटीमीटर दे रखा था ना, 7 गुणा में 7, 7 से 7 गया, ये 2 बटे में 3 हो गया, है ना। बस हो गया अब, है ना, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बटे में 7 आना चाहिए, बटे में 7 आना चाहिए या 3 3 आना चाहिए, ठीक है, 3 आना चाहिए और 7 तक कटना चाहिए। तो 8 और 3 11, तो 7 से तो नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक है, और 11 से भी कट रहा है, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे 2/3 था, 22/7 था, तो 22 तो बच गया था हमारा, ठीक है, एक 7 बच गया था, तो 4 था, तो 7 चौके 28, सॉरी ये आंसर था, ठीक है, ये गलती से वो बताया गया, ये आंसर था। देखो कैसे 44 था, 7 की करेंगे तो 308 बटे में 3, ठीक है, 7 से भी कट रहा था, कोई नहीं। अब देखो क्वेश्चन आसान था, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब एक बार ये क्वेश्चन और देखो, ये अच्छा है। इसको कैसे करेंगे हम, इसको ऑप्शनों से करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक वैल्यू रख लेते हैं। अब आपको पता है ये क्या है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ले रखा है, किससे ले रखा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ले रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना रखा है ये। अब यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, क्या कोई भी वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने माना ये ए 1 है, सी 2 है, बी 3 है, और ये डी कितना हो जाएगा 6। देखो एक गुणा में ये दुगुना कर रखा है, ये भी दुगुना हो गया। अब आपको पता है ऐसे एक चीज हो जाती है, क्या, बी सी इक्वल टू ए डी। अब आ गया 3 गुणा में 2 और ये 6। बस आप वैल्यू रख दो, एक ए स्केयर की जगह 1 रखो, है ना, सी स्केयर की जगह 2 का स्केयर 4 बटे में यहाँ पे 9 आ गया माइनस में, डी का स्केयर 6 का 36, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या आ गया, माइनस का 27, ऊपर कितना आया, माइनस का 3, तो माइनस था माइनस गया, 1 बटे में 9 आना चाहिए, ठीक है। तो 1 बटे में 9 हमारा आंसर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे रखते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे रखेंगे तो हमारा नहीं आएगा, ठीक है। सारे ऑप्शन अलग अलग आएंगे, जैसे मैंने बताया है, आप ऐसे कर लो, ठीक है, ये आसान रहेगा सबसे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 है ना, यहाँ पे क्या मानना था अपना, 2 बटे में 3 गुणा में 6, ठीक है, 2 तक काट हो गए तो कितना आ गया, 1 बटे में 9, और ऊपर भी 1 बटे 9 था, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी, क्वेश्चन आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया, कहाँ पे थे, हाँ, ठीक है, ये हो गया ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन। अब ये दूसरा है, ये बहुत ज़्यादा आसान है, पता नहीं इनके पास और कोई क्वेश्चन था या ना था, है ना। अब देखो ये दे रखा है हमें ट्रायंगल ए बी, है ना, ए बी। अब आप कहोगे आपने राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनाया, क्योंकि देखो यहाँ पर √3 है, ये दुगुना आ गया और वो 1 है, तो मैं यहाँ से समझ गया कि ये 6 है ना, ये 6 √3 है, और ये क्या है 12 है, ठीक है। अब ए सी 12 दे रखा है, तो ये बी आ जाएगा, ठीक है। अब बी 90 डिग्री है, तो बी 90 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, आपको पता है ना कि जैसे आपको एक ट्रायंगल पढ़ी थी आपने, है ना, मैंने भी पढ़ाई थी अपने चैनल पे, जैसे ए बी सी है, ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने 2 होगा,
है ना, साइडों का रेशियो, और जो 30 डिग्री है ना उसके सामने एक होगा, क्या होगा, एक, ठीक है, तो क्या होगा, एक होगा, ठीक है, अरे ये आ गया इसमें तो 30 डिग्री के सामने क्या होगा, एक होगा, और फिर जो 60 डिग्री है उसके सामने √3, ठीक है। तो आपने यहाँ से पढ़ा था 30, 60 और 90 डिग्री के जो साइडों का रेशियो होगा वो 1:√3:2 होगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। तो आसान क्वेश्चन था, है ना, कोई भी कर सकता है इसको। अब यहाँ पे नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन कह सकते हैं हम आए थे, है ना। एक क्वेश्चन तो पता नहीं भाई क्यों ही पूछा है उसने, एग्जामिनर ने क्या ही चाहता है वो इन बच्चों से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन गलत भी था, हिंदी में अलग था, इंग्लिश में अलग था, मैंने शॉर्ट्स भी बना के डाल रखी है, देख लियो अब देखो, यदि दो बहुपद है ना, ये ए जेड का क्यूब और ये है को z-3 से करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो जब ये आए ना कि z-3 से विभाजित किया जाता है तो आप इसको 0 के बराबर रखो, ठीक है। तो यहाँ से z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। अब z की जगह 3 रखो तो ये कितना आ गया, 27a, ठीक है, जमा में 36, ठीक है, जमा में 9 माइनस में 4 इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो z का क्यूब मतलब 27 माइनस में 12 जमा में a, ठीक है। अब देखो यहाँ से a आ जाएगा तो 26a, ओके। अब देखो ये 5 ये 41, तो यहाँ पे 41 घटा देंगे, है ना, माइनस का 41 तो कितना आ जाएगा, 43 माइनस का 53, ठीक है। अब यहाँ से घटाएंगे हमें, कितना आ जाएगा 6, है ना, माइनस का 26 आ गया, तो a इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से जो रिमाइंडर आया था, है ना, और यहाँ से जो रिमाइंडर आया था, दोनों बराबर कह रखे हैं, तो इस कारण हमने ये क्या है, बराबर रख दिए। सभी को समझ में आ गया होगा। तो -1 हमारा आंसर। पेपर अच्छा था, है ना, लेकिन कई क्वेश्चन बहुत ज्यादा घटिया थे, उनमें से ही एक क्वेश्चन ये है। अभी क्या दे रखा है, एक संख्या 36 से उतनी ही बड़ी है जितनी 86 से छोटी है। तो कुछ नहीं है, इसका एवरेज बताना आपने। तो इसका जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 122 बटे में 2 करोगे तो 61 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। अब 61 से जितनी ये छोटी है इतनी है या बड़ी है, ठीक है, कर दोगे अब देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन आसान है, देखो क्या दे रखा है, किसी वस्तु को किसी विशेष कीमत पे बेचने पर व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, मतलब मानना 100 है ना, तो 110 हो गया, ठीक है। यदि उसी वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचा जाए तो इसकी दुगनी कितनी आ जाएगी, 220, ठीक है। अब ये 100 से कितना ज्यादा है तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 120 बटे में 100, तो 120% इसका क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत, है ना। ये मैंने इमेज डालने की कोशिश की सॉफ्टवेयर ने उठाया कौन है यार। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना। नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या वन सॉल्यूशन, और मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आपको पता है नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब आपको जनरल इक्वेशन का पता होगा, लीनियर इक्वेशन का, ax प्लस में by प्लस में c या इक्वल टू c कह लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे x के साथ में जो कोफिशिएंट है ना उसको a1 कहेंगे, तो 3 अपॉन में, अब यहाँ पे x के सामने क्या है, के साथ क्या है, तो 2k-1 इक्वल टू, यहाँ से 1 है अपॉन में k-1। अब यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3k-3 इक्वल टू 2k-1। अब यहाँ पे k आ गया इक्वल टू कितना आ गया, 3, है ना, तो 2 आ गया, k इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 2 आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन भाई थोड़ा अजीब ही लगा मुझे। आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस बच्चे थोड़े घबरा गए होंगे। अब इसमें कह रखा है किसने सबसे ज्यादा बार हारे, है ना, सबसे ज्यादा बार हारने वाले देश, तो हमने हारने के ऊपर ही क्या देना है, ध्यान देना है। अब देखो इसमें कौन कौन सी कंट्री है, वेस्ट इंडीज दिखाई दे रही है, न्यूजीलैंड दिखाई दे रही है, भारत दिखाई दे रही है, और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री दिखाई दे रही है। अब इसमें हमने हारने पर ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या कर रखा है, वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 4 बार हराया, तो न्यूजीलैंड 4 बार हारेगी, 4 लिख लो इसके सामने। भारत ने न्यूजीलैंड को 3 बार हराया, तो 3 बार और लिख लो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 3 बार हराया, तो वेस्ट इंडीज के सामने भी 3 लिख लो, ठीक है।
वेस्ट इंडीज ने भारत को केवल एक बार हराया तो एक आ गया, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को केवल एक बार हराया तो एक आ गया। अब इनका जोड़ कर दो, मतलब हर कंट्री का, है ना, हर कंट्री का। तो वेस्ट इंडीज केवल 3 बार हारी, ये न्यूजीलैंड 7 बार, ये एक एक। तो सबसे ज्यादा बार कौन हारी? तो न्यूजीलैंड हारी सबसे ज्यादा बार। ठीक है, क्वेश्चन आसान था। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, ये एसएससी में भी बहुत बार आता है और एसएससी के फेवरेट अलजेब्रा के फार्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा आसान है, कोई लल्लू पल्लू भी इसको जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आप नहीं करते तो आप लेजेंड है। ठीक है, आपका कुछ नहीं हो सकता। गाली बक्का तो चाहिए भी सकता कर लो, भारत में यही ट्रेंड चला हुआ है और कुछ हम कह नहीं सकते। अपना खाओ कमाओ और तकिए कह सका चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।